लास्ट क्लास अपन कुछ थोड़ा सा पढ़ना चालू किए थे, कुछ चीजें समझना चालू किए थे। बताओ इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या था? ठीक है, एसएससी का तो प्रीवियस ईयर पक्का, असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर हाँ हर जगह 27 ही डाल दे। असेसमेंट ईयर जल्दी 29। ठीक है, वेरी गुड। पर्सन 231। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कुछ अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, ये सब हम समझे थे सर। ब्लैक मनी वाली बातें थी सर। अब समझते कुछ चीजें। प्रीवियस ईयर क्या होता है? ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? टैक्स पे करते हैं। तो नॉर्मली होता है ये कि कोई भी इंसान प्रीवियस ईयर में पैसे अर्न करता है और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करता है, ये नियम है। तो कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में पैसे अर्न करता है और असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे करता है। बट सरकार बोलती है कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे हमें भरोसा ही नहीं है, एक फुटी कौड़ी भरोसा नहीं है, उनसे हम प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लेंगे। मैं बोला वाह, क्यों? सरकार बोली ये लोग नहीं देंगे असेसमेंट ईयर में टैक्स, ये भाग जाएंगे, इनको हम पकड़ नहीं पाएंगे। मैं बोला बताओ कौन है? सरकार बोली देखो कुछ एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले है शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट। आप समझो सर, यूएस की शिप है, इंडिया में आई है, ठीक है, गुड्स छोड़ने, और इंडिया से वापस चल जाएगी। तो सर यूएस की शिप इंडिया आएगी तो उसको इनकम कैसे होगी? यहाँ पर इंडिया के लोगों से क्या लेगी? फ्रेट भाड़ा लेगी। अबे भाड़ा लेगी ना, सामान लेके आइए तो भाड़ा लेगी, तो भाड़े की इनकम होगी उसको यहाँ पर। अब बात ये जो शिप वाला है, ये इंडिया से इनकम लिया, ये यूएस चले जाएगा। अब आपको लगता है ये वापस शिप लेके आएगा इंडिया में टैक्स पे करने के लिए? कभी जीवन में नहीं आएगा। सरकार बोलती है तू यूएस जा, बीच में डूब जा, टाइटैनिक हो जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमारा बस टैक्स देके जा। तो ये आदमी बोला वाह, आपने बोला था असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, अगले साल फिर आऊंगा ना। सरकार बोली नहीं, अगले साल तू नहीं आया, बीच में टाइटैनिक हो गया, तो हम तेरे को कहाँ ढूंढने जाएंगे भाई? तू हमारा टैक्स दे, उसके बाद तू दोबारा मत आ, हम तेरे को कभी फोर्स भी नहीं करेंगे। तो सरकार बोलती है सिंपल सी बात है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, वो शिप लेके इंडिया में आ रहा है, तो उसकी जो इंडिया में इनकम हो रही है, सरकार बोलती है तू इसी प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करेगा, तेरे लिए हम असेसमेंट ईयर तक वेट ही नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर कोई शिप इंडिया की है, वो यूएस जा रही है, तो मैं बोला अरे भाई इंडिया की शिप पे तो दोबारा कहाँ आएगी? इंडिया में। तो उस केस में तो वो वैसे ही असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देंगे। हमें डर किनसे है? बाहर वालों से, जो वापस इंडिया नहीं आएंगे असेसमेंट ईयर में टैक्स देने। तो सरकार बोलती ना भैया, तुम इस साल कमाओ, इसी साल टैक्स दो, दोबारा मत आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट। ठीक, अगला देखो पर्सनल लिविंग इंडिया। मान लो, एक बार के लिए मान लो कि लेट है, चालू हो जाए सेटअप। अबे सवेरे 9 बजे खाना खा के आया है नालायक। चलो, पर्सनल लिविंग इंडिया ये बड़ा प्यारा है। मान लो दर्शन सीए बना, और सीए बन के बहुत चोरी चमारी किया, पैसे का इधर उधर हरकतें किया, अब अंड संड पैसा पीट लिया। इसको समझ आ गया कि आज नहीं तो कल मैं इंडिया में पकड़ा जाऊंगा, तो ये इंडिया छोड़ के जाने की कोशिश किया। आप बोलोगे सर कैसे पता चलता है कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है? सर उसको पासपोर्ट में बताना पड़ता है कि वो इंडिया से क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। आपको पता है कि नहीं, वीजा के लिए अपन अप्लाई करते हैं तो बताना पड़ता है क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। तो मान लो दर्शन बोला कि भैया मैं तो जा रहा हूँ यूएस, और अब यूएस में शिफ्ट होऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। सरकार बोली थैंक यू, थैंक यू, वैसे ही बहुत आबादी थी, एक आध कम भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पर जाते जाते हमें शगुन तो देके जा। ये बोला किस बात का शगुन? बोले टैक्स देके जा। बोले टैक्स तो असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। बोले आएगा दोबारा अगले साल? दर्शन बोला हाँ मैं आऊंगा। सरकार बोली ना ना, तू सीए, हमें पता है तू दोबारा नहीं आएगा, तू ऐसे ही नॉर्मली टैक्स नहीं देता है, दोबारा टैक्स देने के लिए तो इंडिया नहीं आएगा, तू पहले टैक्स दे और फिर जा। पर्सन लिविंग इंडिया, कोई अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, सरकार बोली टाटा,
बस टैक्स देके जाना। हम तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे, तुम प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दो। अरे बात समझ आया? सिंपल पॉइंट है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अगला देखो, मान लो अभी नवरात्रि आ रही है सर, अब नवरात्रि में गरबा होता है, तो गरबा के लिए इवेंट होता है सर। अब इसी साल से, पिछले साल से समता में भी गरबा चालू हुआ है वापस, पहले तो बीच में बंद कर दिए थे, पता है कि नहीं? बीच में अभी पता नहीं अभी क्या आलम है। हाँ, बस पिछले साल हुआ, उसके पिछले साल बंद था, क्योंकि वो पता नहीं मारपीट लड़ाई चकल्लस बहुत होता है, और वहां पर आरएसएस और जीएसएस हॉस्टल है, तो वहां की लड़कियां पढ़ ही नहीं पाती, ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएगी, फुल साउंड में गरबा चलता है कैसे पढ़ेगी? और सबका एग्जाम्स होता है ना, सी वाले लोगों को गरबा थोड़ी होता है, सी वाले लोगों का तो एग्जाम होता है। ठीक है, गरबा मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में होता है, नवंबर में आपका पेपर होता है। वैसे अब कहानी चेंज हो गई, अब सी के स्टूडेंट गरबा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अब पेपर जनवरी में होगा, तो आराम से सितंबर अक्टूबर नाचो। सितंबर में तो पेपर के बाद ही तेरे गरबा होगा, तो आराम से नाचो और उसके बाद जनवरी में पेपर दो। ठीक है, पर सीए फाइनल वाले नहीं नाच सकते ना, फाइनल तो अभी भी नवंबर में इच्छा होगा, तो वो बेचारे कैसे करेंगे? तो समझो सर, मान लो गरबा करना था, गरबा का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, और मान लो गरबा का इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं और भविक बोले कि चल यार तू और मैं मिलते हैं और एक गरबा का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। भविक बोला ठीक है। अब मान लो हमने गरबा का इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हर एक पर्सन से इवेंट का वो जो पास होता है उसका 500 रुपए लिया। अब मान लो हमारे इवेंट में आने के लिए 2000 लोग का पास बना, 2000 लोग वो पास खरीदे, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 10 लाख। क्या 2.5 लाख से ऊपर है? हाँ, टैक्स देना चाहिए। अब सरकार बोलती है सर टैक्स। मैं बोला किस बात का टैक्स? हम दोनों तो इंडिया में रहते हैं ना, हम इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। सरकार बोली हमें भी पता है आप दोनों इंडिया में रहते हो ना, इंडिया छोड़ के भाग रहे हो, पर आप जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो ये 9 दिन का है, 9 दिन बाद गारंटी नहीं है आप दोनों साथ रहोगे। बोला हाँ वो बात तो है, 9 दिन बाद कोई गारंटी नहीं है हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे। सरकार बोली वही बोल रहे हैं, आपने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया, आप 2 लोग मिले साथ में एक इवेंट करवाने के लिए, जैसे ही इवेंट हुआ आप लोग अपने अपने घर चले गए, तो सरकार बोलती इवेंट खत्म होगा, तुम पहले हमारा टैक्स दे दो, उसके बाद जिसको जहां जाना है जाओ, नहीं करना है दोबारा साथ काम मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे। मैं बोला क्यों नहीं करोगे? अगले साल फिर गरबा करवाऊंगा। सरकार बोली अगले साल करवाएगा तो वो अगले साल देखेंगे, अगर आज तेरे से टैक्स नहीं लिए तो अगली बार हो सकता है वर्धमान सर गरबा के लिए भविक से बात ना करे, मान लो लक्ष्य से बात कर ले कि यार चल अपन गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पार्टी तो चेंज हो जाएगी ना। तो सरकार बोलती ना ना ना, तुम टैक्स अभी दो, तुम पहले अभी टैक्स दो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करते रहो, तुम्हारे लिए हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे सर। आई बात समझ आया? अगला देखो सर, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ऐसा कोई आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो टैक्स बचा सके। कैसे? बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके। जैसे क्या किए, मान लो किसी के भी पेरेंट्स अब अपने नाम से घर लेते और उसको किराए पे देते, तो किराए की इनकम होती। अंकल बोले मेरी तो पहले ही इनकम 5 लाख रुपए है, मैं पहले ही टैक्स पे कर रहा हूँ, और टैक्स मत पे करवाओ मुझसे। तो अंकल क्या किए, वो जो प्रॉपर्टी लिए वो अपने बेटे के नाम पे ले लिए, और बेटे के नाम पे लेके किराए पे दे दिए। अब प्रैक्टिकली किराए की इनकम उनको साल भर की 2,40,000 रुपए हुई, 20,000 रुपए महीना किराया, 2,40,000 रुपए हुई। बेटे को लिमिट कितनी मिलेगी? 2,50,000 की। तो प्रैक्टिकली वो जो रेंटल इनकम हुई क्या टैक्स बचा लिया आप? यस। सरकार बोलती बहुत अच्छी प्लानिंग थी। अब हमारी बात सुनो, वो जो आपने घर ट्रांसफर किया अपने बेटे को, वो ट्रांसफर किया अच्छा है, आप अपने बेटे का सोचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो इनकम हम आपकी मानेंगे। मैं बोला वाह क्यों? सरकार बोली एक बात बताओ, जब आपने वो बेटे को घर दिया था तो क्या बेटे ने आपको कुछ पैसा दिया? मैं बोला नहीं नहीं, बेटा कहां से देगा, अभी तो कमा भी नहीं रहा। सरकार बोली वही तो हम बोल रहे हैं, बिना कमाए, बिना आपको पैसे दिए उसको प्रॉपर्टी मिल गई है, तो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक तो आप ही हो ना। पैसा आपका है, सब कुछ आपका है, सिर्फ नाम बेटे का है, पर प्रॉपर्टी तो आप ही की है। सरकार बोली उससे जो इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्स होगी। मैं बोला अच्छा चलो एक बात बताओ, मान लो वो जो इनकम है 2,40,000, अगर मैं उसमें टैक्स पे कर देता हूँ उसके बाद अपने बच्चे को दे सकता हूँ? सरकार बोली उसके बाद तो तुम पूरा दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दिक्कत कब है? जब तुम टैक्स दिए बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। तुम टैक्स दे दो,
फिर उसके बाद प्रॉपर्टी भी दे दो, अपने आप को भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई टैक्स की चोरी करना है चाहता है, सर भाग रहा है टैक्स, तो सरकार बोलती है तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, इससे पहले हमें टैक्स दे दो, उसके बाद जो प्रॉपर्टी सामने वाले को देना है दे देना। समझ आया? अगला डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, सर रायपुर में जेके शाह बंद हो रहा है, सुने हो कि नहीं? ये जेके शाह जो यहाँ पर था ना, वो कॉम्प्लेक्स में बंद हो रहा है रायपुर में, ठीक है? अब जो भी रीजन होगा, ठीक है, तो वो रायपुर में बंद हो रहा है। अब रायपुर में बंद हो रहा है तो सरकार को ही पता चला भाई जेके शाह छोटा मोटा तो नहीं था, बहुत बड़ी फर्म थी, तो सर यहाँ पर बंद हो रही है। अब जब यहाँ पर बंद हो रही है तो सरकार ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बंद कर दो, आप चले जाओ रायपुर से, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया से चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टैक्स दे के जाओ। तो जेके शाह वाला बोला अरे भैया टैक्स तो असेसमेंट ईयर में देते हैं। सरकार बोली एक बार बता, तू असेसमेंट ईयर में वापस धंधा खोलेगा? मैं बोला नहीं, क्यों खोलूंगा, मैं बंद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि खोलना नहीं है मेरे को। सरकार बोली इसलिए हम बोल रहे हैं तू पहले हमारा टैक्स दे दे, उसके बाद तेरे को धंधा बंद करना है, अपने आप को बंद करना है, कुछ भी करना है तू कर, पर पहले हमारा टैक्स दे दे। समझ आया? ये सब केसेस में आप असेसमेंट ईयर पे टैक्स नहीं दोगे, प्रीवियस ईयर में दोगे, क्योंकि सर आप भाग जाओगे, कहां पकड़ने जाएंगे आपको, कहां ढूंढेंगे, कौन इतना कचर कचर पालेगा कि ढूंढे? आप सोच के देखो ना, हर एक आदमी जो बिजनेस बंद करके भाग रहा है, कहां ढूंढते रहोगे आप इन लोग को? पूरे इंडिया में कितने ही लोग हैं जो बिजनेस बंद करके भाग जाते हैं। सरकार ऐसे ढूंढ नहीं पाएगी असेसमेंट ईयर में। सरकार बोलती है तू बिजनेस बंद कर रहे, हमें टैक्स दे, उसके बाद तेरे को जहां जाना है जा, हम तेरे को मना भी नहीं करेंगे, रोकेंगे भी नहीं, पर तू पहले हमें टैक्स दे। समझ आया? तो ये प्रीवियस ईयर के 5 एक्सेप्शन है, ठीक है? देखो ये प्रीवियस ईयर के 5 एक्सेप्शन है। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं? सर नॉर्मली होता ये कि हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, बट सर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पर हम प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे, असेसमेंट ईयर तक बात ही नहीं जाएगी। आई बात समझ? चलो सब बोलेंगे, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, वापस पहला, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, वापस पहला, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पहला, आपको क्या लगा मजे मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो? दूसरा, तीसरा, आधे लोग शांत हो गए थे। चौथा, हाँ हाँ पाजी सब सुन लिया मैं। नेक्स्ट, ठीक है सर, पढ़ रहे तो पढ़ इसलिए रहे कि पूछूंगा ना लाइको, ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी पढ़ रहे। सर इनकम मतलब क्या होता है? सरकार बोली ये कभी मत पढ़ो। मैं बोला वाह, तो दिए क्यों? सरकार बोली जिस दिन पूरा इनकम टैक्स खत्म करोगे आपको समझ आ जाएगा इनकम क्या होती है। समझ आया? जिस दिन हम पूरा इनकम टैक्स खत्म करेंगे ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, कभी नहीं पढ़ना पड़ता इनकम की डेफिनेशन, क्योंकि जिस दिन इनकम टैक्स खत्म, पूरी देखो इतनी बड़ी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं आपको पूरा इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा पूरा इनकम की डेफिनेशन कवर हो जाएगी, एक एक पॉइंट कवर हो जाएंगे, अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ता, ठीक है? ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना पड़ता। आओ ये सीखते हैं और समझते हैं। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, ठीक है? इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। सर 5 हेड क्या होता है? 5 हेड मतलब सरकार बोलती है किसी की भी इनकम को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मैं बोला एग्जाम्पल दो। पहला, सरकार ने पूछा वर्धमान सर क्या करते हैं?
मैं बोला वर्धमान सर पढ़ाते हैं। बोले अगर वर्धमान सर जॉब करते हैं तो सबसे पहले वे हेड में आते हैं सैलरी में। अब वर्धमान सर अगर कमाते हैं तो हो सकता है वर्धमान सर के पास घर भी हो, और अगर वर्धमान सर के पास घर है और वो 2 फ्लोर का है, जिसमें वर्धमान सर 1 फ्लोर में रहते हैं और 1 फ्लोर किराए पे दे दिए, सरकार बोली किराए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर वर्धमान सर अपनी ऑफिस खोल के बैठे हैं तो ऑफिस खोल के बैठे मतलब वर्धमान सर धंधा कर रहे हैं, प्रोफेशन वाला काम कर रहे हैं, सरकार बोली पीजीवीपी। चौथा, वर्धमान सर मान लो टैगोर नगर में घर लेके बैठे थे, अब उनको लगा यार टैगोर नगर बहुत हौच-पौच एरिया हो गया, कचर-कचर हो गया है, वर्धमान सर कोई अच्छी सोसाइटी में जाना चाहते हैं, तो वो अपना घर बेचे और दूसरी सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं, कैपिटल गेन। समझ आया? वर्धमान सर ये चारों टाइप के काम नहीं करते, इसके अलावा कोई भी काम करते हैं आईयूएस। ये सरकार का ब्रह्मास्त्र है, ये सरकार का ब्रह्मास्त्र है। आप ऊपर 4 में नहीं आओगे तो नीचे 5वें में आ जाओगे। मैं बोला एक आप तो एग्जांपल दो 5वें में कैसे आया? सरकार बोली एक बात बताओ क्या तुम्हारा सीए का ऑफिस है? मैं बोला हाँ। सरकार बोली तुम क्या एक एग्जाम में इन्विजिलेटर बन के जानते हो? मैं बोला हाँ। बोले इंस्टीट्यूट कितना देती है? मैं बोला 1500 रुपए देती है 3 घंटे का। सरकार बोली वो 1500 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं बोला अदर क्यों? सरकार बोली एक बात बता तेरा धंधा थोड़ी क्या इन्विजिलेटर बनने का? मैं बोला नहीं नहीं मैं तो सीए हूं, मेरा तो ऑफिस है। सरकार बोली वेरी गुड, तो समझ गया जो ऊपर 4 हेड में नहीं आएगा वो नीचे 5वें में आएगा, जो ऊपर 4 में नहीं आएगा वो नीचे 5वें में आएगा। सर कैसे पता करेंगे? अपन जब एक एक हेड पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो घर किराए पे देने से जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। तो एक आदमी बोला अच्छा मैं तो जमीन किराए पे दिया हूँ खेती करने के लिए। सरकार बोली वेरी गुड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5वां ऐड हमारे पास जिंदा है। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ऐसे हर एक पॉइंट, कोई भी सब सब जो 4 में नहीं आए 5वें में आ जाएंगे। और एग्जाम्पल लॉटरी। अब आप बताओ लॉटरी कोई इंसान का धंधा हो नहीं सकता, सैलरी हो नहीं सकती, हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकता, कैपिटल गेन हो नहीं सकता। सरकार बोली आओ बैठो आईयूएस में। कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब चीजें आईयूएस में जाएगी, क्योंकि ये सब ऊपर चारों में आती ही नहीं है। सरकार बोली नहीं आती तो नीचे 5वें। तो आप बोलोगे सर ऐसे में तो हम जिंदगी भर टैक्स में फंसे हुए रहेंगे। तो मैं कब बोला आप टैक्स से बच जाओगे? मैं कब बोला टैक्स से बच जाओगे? टैक्स से आप कभी नहीं बचोगे। सरकार हमेशा आपसे टैक्स लेगी, कभी छोड़ेगी नहीं सर, कभी नहीं छोड़ेगी। सरकार टैक्स तभी छोड़ती है जब उसकी मजबूरी हो जाती है, नहीं छोड़ेगी तो मारेगा आम आदमी, तब सरकार छोड़ देती है। नहीं तो सरकार टैक्स नहीं छोड़ेगी। क्यों छोड़ेगी भाई? किस लिए छोड़ेगी? आप उनके सगे थोड़ी लगते हो जो टैक्स छोड़ देगी। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो ये 5 हेड की कहानी क्लियर हुआ? 5 हेड, सबसे पहला क्या है? सैलरी, फिर क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको प्यार से अपन आईएचपी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज से हम पीजीबीपी याद रखेंगे, ठीक है, पबजी याद नहीं रखेंगे, पीजीबीपी। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कभी जीवन में कि पूरी दुनिया के लिए क्या बोलते हैं सबसे बेहतरीन टाइम पास होता है पबजी, बट सीए वालों के लिए टाइम पास होता है पीजीबीपी, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता चैप्टर। ये चैप्टर खत्म ही नहीं होता है, इतना बड़ा चैप्टर होता है, बाप रे बाप, बाप रे बाप। जिस दिन हम पीजीबीपी तक पहुंच गए और खत्म कर लिए, समझ लेना हमारा 50% ऑफ द इनकम टैक्स खत्म है। 50 भी क्या, 60-70% खत्म। इतना बड़ा होता है। यहां तक खत्म हुआ मतलब आधे से ज्यादा जिंदगी की जंग आप लड़ लिए, मैक्सिमम इनकम टैक्स आप सीख लियो, बहुत कुछ सीख गए, क्योंकि हर आदमी धंधे में चोर है अलग टाइप से। अब जैसे मैं लक्ष्य की दुकान गया था, सामान लिया, साले ने कच्चे का बिल पकड़ाया, ठीक है, कच्चे का बिल पकड़ाया था, जीएसटी नहीं लिया था मेरे से। मैं मना किया था जीएसटी लेने के, ले ले, ठीक है, जीएसटी नहीं लिया था और जीएसटी का बिल भी नहीं दिया था मेरे को कच्चे का बिल ऐसे लिखा रसीद में, ये ऐसा लिए, प्राइस लिखा, पकड़ा दिया। अच्छा इतना शाना है, पता है बैंक अकाउंट भी 2-3 स्कैनर रखता है।
एक पापा का, एक फर्म का, एक भाई का, एक अपना, एक मम्मी का, सब अलग अलग स्कैनर रखता है। एक को बोलता है इसमें पेमेंट करो, एक को इसमें पेमेंट। दुनिया में हर आदमी चोर है धंधे में, अलग अलग टाइप से। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बहुत पता चलेगा आप लोगों को, धीरे धीरे, बट एकदम से नहीं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अरे समझ बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? ऐसी बहुत सारी चीजें अपन सीखेंगे। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? और जैसे मान लो पाजी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है? अब मान लो पाजी की गर्लफ्रेंड उसको गिफ्ट करी, और अगर उसको गिफ्ट करी, मान लो सोने की रिंग गिफ्ट करी, और सोने की रिंग मान लो सर 1 तोले की है, मतलब 60-70 हजार की है, तो पाजी की तो ऐश हो गई ना, पाजी की तो ऐश हो गई ना, फ्री में मिल गया उसको। सरकार बोली बैठो सर आपके साथ हम बात करेंगे आईयूएस में। आ रहा है समझ? अब मान लो पाजी सीए फाउंडेशन पास किया, अब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, पूरे खानदान से उसको पैसा मिला, और जब पूरे खानदान से पैसा मिला तो एक एक जन 500 रुपए दिया। अभी जो एक एक जन 500 रुपए दिया, ये 1000 से ज्यादा लोग थे, 2000 लोग थे 500 रुपए देने वाले, तो कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपए हो गया। सरकार बोली 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिल गया, बैठो टैक्स देंगे। तो ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत, जितना आप सोचो उतना मजेदार है टैक्स, बट मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। अब जैसे मान लो ये लक्ष्य, इन लोग घर किराए पे देके रखे थे किसी को, राम मलिक अब निकाल दिए, जो भी किए होंगे, बट किराए पे देके रखे थे। किराए पे दिए थे, जो किराए की इनकम लेते थे कच्चे में लेते थे, कैश में लेते थे, ठीक है? हाँ पूरा पक्के में, और एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाते थे, जबकि रहता सामने वाला 12 महीने था, 1 महीने का कैश में लेते थे। इतना चोरी टैक्स की, बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो अपन पढ़ेंगे लोग किस टाइप से चोर होते हैं, आपको पता चलेगा, बहुत पता चलेगा। अब जैसे दर्शन की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, यहाँ तो आधा काम ही कच्चे में होता है। अब क्या हर किले और हर पाइप का क्या बिल बनेगा? नहीं बनता, नहीं बनता। हाँ हाँ, ऑब्वियसली नहीं बनता। ऑब्वियसली आप मेरे को एक बात बताओ, कोई एक आदमी 100 रुपए का पाइप लेने आया है, आप उसको बैठाओ और बोलो रुक 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 100 रुपए का बिल बनाता हूँ जीएसटी का, बोलेगा अबे वो पागल, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बोल के निकल जाएगा वहां से। सर बहुत मजा आता है इनकम टैक्स में, बहुत अलग अलग टाइप के चोर है, और हम हर चोर को पकड़ेंगे इसी क्लास में, चिंता ना करो, सब मिलेंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा, कभी ना कभी तो पकड़ाएगा कोई ना कोई, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, बात ये थी कि पाजी की गर्लफ्रेंड उसको सोने की रिंग दी थी, ठीक है? और मान लो सोने की रिंग 60-70 हजार की थी, तो 70 हजार की, मान लो 60 हजार की रिंग थी, तो क्या बोलते हैं, पाजी की जो गर्लफ्रेंड थी उसने तो मेहनत से इनकम कमाया था, वो सीए फाइनल की लड़की को पटाया था, तो वो आर्टिकलशिप वगैरह करती थी, तो उसके पास पैसे थे, ठीक? तो उसने पैसे जोड़ जोड़ के इसको दिया था गिफ्ट, तो उसने टैक्स वैक्स पे करने के बाद, मेरा क्वेश्चन ये है 60 हजार की रिंग मिली इसको, क्या पाजी भी टैक्स देगा सेम इनकम पे? हाँ बोलोगे तो एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स होगा, और नहीं बोलोगे तो नहीं। हाँ टैक्स पे हुआ है ना भाई, उसकी गर्लफ्रेंड ने टैक्स पे करने के बाद ही पाजी को दिया, तो एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स करोगे आप लोग? इनकम तो सेम है सर, वो एक्सपेंस नहीं है, नहीं कैपिटल गेन में तो कुछ होगा ही नहीं, कैपिटल, हाँ तो सेक्शन 47 ट्रांसफर ही नहीं मानता, नहीं मानता, पहला ट्रांजेक्शन ही है, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन। गिफ्ट तो तू किसी को कितना भी दे दे, कैपिटल गेन लगता ही नहीं है, बोलो। सर सिंपल सी बात है, पाजी को भी टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 से ऊपर है ना, इसलिए देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ता। तो आप बोलोगे सर एक इनकम पे 2 बार टैक्स, हाँ, तो क्यों गिफ्ट दी इसकी गर्लफ्रेंड इसको? नहीं देती,
नहीं देती। और अगर सर एसेट है ना सर, उस एसेट की वैल्यू है ना सर, ठीक है। और आपको इसीलिए बोलते हैं, आपको अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना है, गिफ्ट विफ्ट खेलना है, तो 49,999 का खेलो ना। 50,000 से ऊपर क्यों देते हो? बस इतना गिफ्ट दो। और एक साल में इतना गिफ्ट देना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बहुत होता है, इससे ज्यादा थोड़ी देते हुए। हर कोई अनंत अंबानी थोड़ी के भाई, तो कुछ भी हरकतें करते जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है, अपन आम आदमी है। ठीक, चलो सर देखते हैं अगला। ध्यान दो सर, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे सीखेंगे। तो आप कौन, अच्छा क्या लगता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे सकते हैं कि नहीं गिफ्ट? कितने का भी? सोच सोच, क्योंकि पूरी दुनिया के हस्बैंड अपनी वाइफ्स को गिफ्ट दे रहे हैं और वाइफ भी दे रही है। कितने का भी? तो सोच लो, फिर तो मैं ऐसे ही करूंगा। अच्छा, मैं अपनी वाइफ को अगर गिफ्ट देता हूँ 1 लाख रुपए का, मेरा टैक्स बचेगा? आपको तो टैक्स लगेगा, आपकी लगेगा थी टैक्स लग गया। बताओ, आपको टैक्स लगेगा, उनको नहीं लगेगा। क्या लगता है मेरा टैक्स बचेगा? नहीं, मेरा टैक्स नहीं बचता। मेरे को तो टैक्स पे करने के बाद ही गिफ्ट करना है सर, ठीक है। तो मैं अपने पापा को दे सकता हूँ, मेरी बहन के बच्चे। सोच के जवाब देना सर। अगर नहीं बोले ना आराम मिनी को, तो अमित सर के इंस्टीट्यूट से भगा देंगे तुम लोग को। मेरा कुछ नहीं है, देख लो भाई, सोच लो, सोच समझ के आंसर करना। आपको ऊपर पड़ा है। नहीं, रिलेशन हर जगह अलग अलग होते हैं। नहीं, लॉ का रिलेशन अलग है और टैक्स का रिलेशन अलग है, बहुत अलग है। अच्छा, मैं अपने भाई के बच्चे को, उसको भी नहीं दे सकता? पता है खानदान क्या होता है, हमें सीखना पड़ेगा सर, ठीक है। जो आप खानदान जानते हो वो नियायती बकवास है। जो टैक्स खानदान बोलेगा वही खानदान आपको याद रखना, ठीक है। पढ़ेंगे, मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें है सर। चलो आओ सर, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स है? नहीं है, नहीं है, टैक्स ही नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लेते। अब बात ये है, एक बात बताओ, एग्रीकल्चर करने के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना भाई। धान खरीदेगा या बीज वगैरह खरीदेगा, जो भी लगेगा, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खर्चे तो लगेंगे। सरकार बोली ऐसी कोई इनकम जो एग्जेम्प्ट है, उससे रिलेटेड खर्चे आप पीएल अकाउंट में नहीं डाल सकते। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली हम तेरे से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेते। मैं बोला हाँ नहीं लेते। तो सरकार बोली एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए जो तूने खर्चा किया होगा उसको पीएल अकाउंट में नहीं डाल सकता। बोला क्यों? मतलब खर्चे है मेरे पास, प्रूफ है। सरकार बोली अब एक गधे समझ, जब मैं तेरी इनकम पे टैक्स नहीं ले रहा हूं और अगर मैं तेरे को खर्चा डालने दे दूंगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम हो गया तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा। जब हम तेरे से इनकम पे टैक्स नहीं लेते तो हम तेरे को खर्चा भी नहीं देंगे। समझ आया? सेक्शन 14A यही बोलता है सर, ठीक है। ऐसी कोई इनकम जिसको हम लेते ही नहीं है, उससे रिलेटेड अगर खर्चे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं सर। अलाउ करना भी नहीं चाहिए, जेन्युइन है, अलाउ नहीं करना चाहिए। पर ये थी आम जिंदगी। अब इस पे मेंटोस क्या हुआ ये ध्यान से सुनना। दिक्कत कहां पर है, इन्होंने जो यहां तक बोला हम सह लिए थे। अब इन्होंने बोला सर कि एक आदमी अगर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे तो कुछ ना कुछ खर्चे किया होगा। मैं बोला हाँ, खर्चे तो मैं किया हूं। मैं 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम कमाया, उसको कमाने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा किया। सरकार बोली वो तेरा पीएल अकाउंट में डाला हुआ है। मैं बोला नहीं डाला हूं मैं। सरकार बोली हमको पता है तू डाला है। मैं बोला अरे आप पीएल अकाउंट चेक कर लो, नहीं लिखा हुआ है। सरकार बोली नहीं 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 हमें पता है तू डाला है। मैं बोला अच्छा बताओ कैसे? सरकार बोली तू क्या किया, बाकी जितने भी खर्चे थे ना, बाकी खर्चे में वो 10 लाख को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के डाल दिए। बोले अरे प्रूव करो कैसे?
सरकार वाली प्रूव हम नहीं करेंगे, प्रूव तू करेगा कि तू नहीं डाला है, हम तो बोल रहे तू डाला है। मैं बोला वाह, ऐसे में तो आप जबरदस्ती का मान लोगे। सरकार बोली वेरी गुड, तू समझदार है। इसीलिए एक आम आदमी जब अपना पीएल अकाउंट बनाता है तो एग्रीकल्चर के एक्सपेंस जानबूझ के दिखा देता है, वो जानबूझ के दिखा देता है, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाया तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है मैं मान लूंगा इतना खर्चा हुआ है। अबे मैं मान लूंगा मतलब वो तो कुछ भी मान लेगा, और कल के दिन कुछ भी मान के क्या करेगा, नेट प्रॉफिट में ऐड करा देगा वापस वो खर्चे को, क्योंकि उसको प्रॉफिट बढ़ाना है, वो खर्चा तो अलग होगा नहीं, मेरी तो लग जाएगी ना, जबकि मैं डाला भी नहीं था खर्चा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली खर्चा दिखा देते हैं। देखो भैया एग्रीकल्चर का खर्चा 10,000 है, तो क्या ऐड करेगा, 10,000 ऐड करेगा, वो तो हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे कि ऐड ही होगा। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में, लोग करते हैं ऐसा। हाँ टैक्स ही नहीं लगेगा 10 का 1 लाख देना है। खर्चे नहीं, तू प्रॉफिट कम कर देगा ना, नेट प्रॉफिट कम कर देगा, जितना तू डेबिट करेगा खर्चा उतना तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक साथ बोल रहे हो, हाँ हाँ, टैक्स कम हो जाएगा, थैंक्स। इनकम पे नहीं है, तू खर्चे तो मत डाल, इनकम पे तो टैक्स सरकार ले ही नहीं रही है। सरकार बोलती है हम इनकम पे टैक्स लेने आए ही नहीं है, तू खर्चा डाला होगा वो खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। देखो, no deduction shall be allowed to the SSC in respect of the expenditure incurred in relation to income which do not form part of the total income. इसका एग्जांपल अपन ने एग्रीकल्चर इनकम लिया। The assessing officer shall, ये देखो, shall determine the amount of expenditure incurred in relation to such income. If having regard to the account of the SSC is not satisfied with the correctness of the claim SSC in respect of such expenditure made by the SSC. अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा ना ना तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने एग्रीकल्चर का खर्चा डाला है, तो असिस्टेंट ऑफिसर बोलता है मैं बताऊंगा कितना डाला है। बोला अबे मैं डाला ही नहीं हूँ, वो बोले वो सब बकवास है, डाले हो। इसीलिए रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का जितना खर्चा है ना उसको दिखा देते हैं, ताकि क्या होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर वही खर्चा मान लेगा। जैसे मैंने 10,000 दिखाया तो वो 10,000 मान लेगा, मैं नहीं बताऊंगा तो वो कल के दिन बोल देगा एग्रीकल्चर के पीछे आपने 1 लाख खर्चा किया था, मैं तो मर जाऊंगा, जबकि खर्चा 10 ही किया था। वो क्या करेगा, नेट प्रॉफिट में 1 लाख ऐड कर देगा, तो मेरा टैक्स बढ़ जाएगा सर। और नहीं तो कितना ऐड करेगा, 10,000, 10,000 कर ले। समझ आया क्या बोला मैं, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ सबको। बड़ी जबरदस्त चीज है, सरकार के हाथ में भयानक बड़ा पावर है। देखो, द असिस्टिंग ऑफिसर हैज द पावर टू डिटरमाइन, उसके पास पावर है। और ये पावर कब है, जब एसएससी बोलता है कि मैंने तो कोई खर्चा ही नहीं किया, मैंने तो कोई खर्चा ही नहीं किया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है मैं मानता हूँ यहाँ खर्चा है, मैं बोला अरे नहीं किया हूं मैं, बोले यार बकवास कर रहा है तूने डाला है, खर्चा है, हम तेरे से ऐड करा देंगे। इसलिए रियल लाइफ में जितने लोग भी है एग्रीकल्चर की इनकम दिखाते हैं तो साथ में खर्चा भी दिखा देते हैं। भाई खुद से दिखा दो, इज्जत से ज्यादा अच्छा है। इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारे 10,000 के खर्चे को 1 लाख कर दिया तो तुम्हारी लग जाएगी, बेटर है ना, इज्जत से खुद ही 10,000 बता दो। भाई क्या करेगा, 10,000 ही तो ऐड करेगा, तुम नहीं बताया तो कल के दिन वो 1 लाख ऐड करवा देगा, तो साला मेरा तो टैक्स बढ़ जाएगा जबरदस्ती का। समझ आया, अरे समझ आया। The provision of this section shall apply and shall deem to have always been applied in a case where the income not forming part of the total income under this act has not accrued or arisen as not or has not been received during the previous year relevant to the assessment year and expenditure has been incurred during the previous year in relation to such income not forming part of the total income. बड़ी जबरदस्त बात बोला, अरे बाप रे, आप समझे क्या किए। आपको मजेदार बताता हूँ, एक बात बताओ, जब अपन खेती करते हैं तो क्या जरूरी है कि खेती करते साथ ही तुरंत इनकम हो जाएगी? नहीं, खेती करते हैं उसके बाद वो होता है, चीजें जो उगा रहे हैं वो उगती है, फिर उसको अपन क्या बोलते हैं बाहर मार्केट में लेके जाके बेचते हैं, इसमें टाइम लगता है। सरकार बोली इनकम आने में टाइम लगता है, खर्चा तो पहले दिन से होता है। बोला हाँ खर्चा तो पहले दिन, ऑब्वियस सी बात है, सीड्स खरीद के लाऊंगा तभी तो भैया उगाऊंगा कोई चीज। सरकार बोली वही तो है, सरकार बोली हम ये मान के चलेंगे सर, ये हम मान के चलेंगे कि भैया जो इनकम जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, जो इनकम अभी हुई नहीं है आपको, उससे रिलेटेड आपने खर्चा कर चुका है,
उससे रिलेटेड आपने खर्चा कर चुका है। तो मैं बोला अरे एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं फरवरी में खेती कर रहा हूँ, ठीक है, फरवरी में बीज डाला, अब मैंने खर्चा कर दिया। अब मान लो वो जो खेती हुई है वो बीज था, वो पेड़ होने पे समय लग गया, और मान लो अगले साल के मई में हुआ, अगले साल के मई में गेहूं उग गया। तो गेहूं मई में उगा है, बेचूंगा उसको जून जुलाई में, इनकम जून जुलाई में आएगी। पर अगर आप ध्यान दो तो खर्चा क्या पिछले साल से हो रहा है? हाँ, खर्चा तो पिछले साल से हो रहा है। तो सरकार बोली जब हम आपके पिछले साल की इनकम निकालेंगे ना, तो हम ये मान के चलेंगे आपने कुछ खर्चा किया है। आप बता दो, ज्यादा बेटर है। आप नहीं बताओगे तो सरकार बोलती है हम मान के चलेंगे। फिर समझ आया? ये बहुत डेंजरस सेक्शन है, ये बहुत डेंजरस सेक्शन है। सरकार इसके कैसे भी मजे ले सकती है। क्लियर हुआ सबको? बैठा है दिमाग में? नहीं समझ आया तो पूछ लो, पढ़ू आगे? ठीक। देखो सर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कभी सुने हो ये वर्ड? क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट? एसेट्स को बेच के जो पैसा मिले, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड है सर। एसेट नहीं बेचते हम, पर सर पैसा रेवेन्यू नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। यही बात समझ। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। कैपिटल रिसिप्ट मतलब आपने एसेट बेचा होगा तो पैसे आए होंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब सर एसेट नहीं बेचा है, एसेट नहीं बेचते हो आप सर, स्टॉक बेच सकते हो, डिविडेंड से पैसा हो सकता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सब से जो पैसा होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बेसिकली पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड। समझ आया? बैठा है दिमाग में? इसको अभी डिफरेंस को हम अभी नहीं पढ़ेंगे सर, डिफरेंस हम अभी इसलिए नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन हम इनकम टैक्स कवर करेंगे डिफरेंस समझ आएगा सर आपको, अभी नहीं। अगला दिया हुआ है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है सर? ये बड़ी जबरदस्त चीज है, नाम से ही क्लियर होता है क्या होगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कोई ऐसा की पर्सन होगा, उसका आप इंश्योरेंस करा रहे हो। एग्जाम्पल, सर क्या टाटा कंपनी में रतन टाटा जी क्या की पर्सन है टाटा के? है कि नहीं? टाटा ग्रुप के सबसे मेन पर्सन तो वही है। अगर आप उनका इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? तो जैसे अरम इंस्टीट्यूट में आप मेरा, अमित सर, नूतन सर, हम लोगों का इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो सब कीमैन इंश्योरेंस है। चंदू दीदी का इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो कीमैन इंश्योरेंस नहीं है सर। चंदू दीदी कोई की पर्सन नहीं है अरम इंस्टीट्यूट की। समझ आ रहा है सर? बैठा दिमाग में? की पर्सन, मेन पर्सन। ठीक है, अब आप अगर मेन पर्सन का इंश्योरेंस करा रहे हो तो क्या कल के दिन पैसा भी मिलेगा? हाँ, पता है ना, इंश्योरेंस कराते हैं किसी का तो इंश्योरेंस मैच्योर होने पे क्या पैसा मिलता है? हाँ। सरकार बोली अगर कल के दिन ये पैसा मिल रहा है तो ये किस तरीके से टैक्सेबल होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो आदमी क्या करता है। मैं बोला रतन टाटा जी तो बिजनेस करते हैं। सरकार बोली तो जो ये इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल है, पीजीवीपी में टैक्सेबल है। मैं बोला अच्छा, अगर मान लो रतन टाटा जी सैलरीड पर्सन होते तो? सरकार बोली अगर रतन टाटा जी सैलरीड पर्सन होते तो फिर वो सैलरी हेड में जाता। मैं बोला अच्छा, मान लो रतन टाटा जी इंश्योरेंस, ये क्या बोलते हैं, सैलरी वाले पर्सन भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। तो सरकार बोली पता है तेरे को पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हमारा ब्रह्मास्त्र। समझ आया ये सबको? क्लियर हुआ ये सबको? अरे समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये दिया हुआ है सर। ये हम टैक्सेबिलिटी एक एक जगह जाके सीखेंगे सर, एक एक हेड में इसकी टैक्सेबिलिटी सीखेंगे सर। सर इंडिया में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना है? 30% टैक्स, 37% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस। कितना हो गया? 42.744%। सर कैसे आया? सर ये 37% 30% का होता है, 37% 30% का होता है, और ये जो 4% है वो इन दोनों को मिला के 4% लगाया जाता है। निकालो कैलसी में लगा के चेक करो, सीखो। 30% का 37% करना,
आया सबका? नहीं आया तो पूछो। पहले 30 का 37% करना, फिर दोनों को ऐड करना, फिर प्लस 4% करना। आ रहा है सबका? किसी का नहीं आया तो पूछ लो। एलसी का है नालायक? आ गया सबका? पक्का? किसी का नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि टैक्स निकालना तो आना चाहिए हमें। 42.744, ठीक है, ये मैक्सिमम होता है सर, ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट। दो वर्ड्स दिखते हैं सर, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। प्रोविजो वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। सर पहले ये वर्ड पढ़े? हाँ सर, फाउंडेशन में लॉ में पढ़ते थे सर, प्रोवाइडेड दैट। याद है वर्ड प्रोवाइडेड दैट? अच्छा और याद दिलाता हूं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ते थे प्रोवाइडेड दैट। और याद दिलाता हूं सर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट भी पढ़ते थे इसी में, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में। याद आ रहा है? 200 की काउंटिंग में प्रोवाइडेड दैट कि 2 मेंबर को सिंगल काउंट किया जाएगा। अरे ऐसे मत देखो मेरे तरफ, अब भी तो फाउंडेशन का एग्जाम दियो नालायको, इतना जल्दी मत भूलो। प्रोविजो, प्रोविजो वर्ड का मतलब ही होता है सर एक्सेप्शन, और एक होता है एक्सप्लेनेशन। सर एक्सप्लेनेशन क्यों होता है सर? क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें जिनको लेके हमें क्लियर नहीं होता है। मतलब सर मान लो मैंने बोल दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट में 30% टैक्स। एक स्टूडेंट बोला सर वो क्या होता है? तो मेरे को आपको बताना तो पड़ेगा ना वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया यार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आप लोग जो जानते हो उस पे 30% टैक्स है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। जहां पर कोई चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि आम आदमी के शायद वो समझ में ना आए, तो सरकार बोलती है हम क्लैरिफाई करेंगे। समझ आ रहा है? अरे समझ आया? अब जैसे क्या हुआ, एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे सरकार ने बोला गेहूं पे जीएसटी नहीं लगेगा, मैं खुश हो गया, अच्छी बात है गेहूं पे जीएसटी नहीं लगता। पर सरकार ने बोला आशीर्वाद आटा पे जीएसटी लगेगा। तो एक आदमी बोला वाह, आटा भी तो गेहूं से आया है। सरकार बोली थैंक यू बताने के लिए, पर बात सुन, जब वो आटा गेहूं में सॉरी गेहूं जब आटे में कन्वर्ट हुआ तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब उस पर जीएसटी लगेगा। मैं बोला आपके हिसाब से तो फिर मैं अगर मैंगो लूं तो उस पर जीएसटी नहीं, पर मैं माजा पीऊंगा तो जीएसटी। सरकार बोली वेरी गुड, अब तो डैम स्मार्ट हो गया। दिस इज एक्सप्लेनेशन, जहां पर वो कोई चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं बोला ऐसे में तो मैं चावल खाऊं कोई जीएसटी नहीं है, बट इडली डोसा खाऊंगा जीएसटी। सरकार बोली डैम स्मार्ट, फॉर्म चेंज हो गया उसका। समझ आई बात? अरे समझ आया? इसीलिए आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो उस पर जीएसटी होता है नालायकों, कभी ध्यान दियो बिल पे। अरे कभी बिल देखते हो कि नहीं सर? इसीलिए जीएसटी होता है। आप लोग कोई भी रेस्टोरेंट में जाके चावल खा लो ना, मैं कब मना किया आपको, बिना पका हुआ जो कच्चा सा होता है उसको खा लो, कोई जीएसटी नहीं लेगा वो आपसे। आधे लोग सोच रहे हैं सर कोई भी रेस्टोरेंट जाना, रेस्टोरेंट जाके उसको बोलना भैया कच्चा गेहूं और कच्चा चावल दे दो, हम खाएंगे, हम जीएसटी बचाना चाहते हैं, वो आपसे जीएसटी थोड़ी लेगा। आधे लोग अभी भी सोच रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। बोलिए सर तो पहुंच जाएगा, बोलेगा ऐसे सोच रहे हैं। हाँ वही तो वही तो बात है, कौन बोलेगा ऐसा? ऐसा कोई नहीं करता सर। आप कभी करते हो? कोई भी कैफे में जाके ऐसे बोले हो भैया छोड़ो क्या ब्रेड वेड बनाओगे, हमें पता है ब्रेड भी तो सड़े गेहूं से ही बनेगी, लो ब्रेड सड़ा गेहूं ही दे दो, डायरेक्टली खा लेते हैं, अंदर जाके ब्रेड बन जाएगी। कोई ऐसा थोड़ी बोलता है सर। आ रही है बात समझ? वर्ड समझ आया? प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ सबको? अच्छा बचपन से हम एक बात सीख रहे हैं सर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के तरीके वो दो है। एक होता है एक्रूवल बेसिस, जिसको आप मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कैश बेसिस। सर बात ये हम कैसे बुक्स बनाएं? सरकार बोली बुक्स बनाने के दो तरीके, दोनों में से तुमको जो लगे वैसे बना लो। बोला ये हुई ना बात, ये हुई बात। सरकार बोली आपकी बिजनेस की इनकम है, आपको कैश बेसिस में चलना है कैश बेसिस में चल लो, एक्रूवल बेसिस में चलना है एक्रूवल बेसिस में चल लो।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपकी इच्छा, कैश एक्रूवल दोनों चलेगा। मैं बोला सुनो ना, यहां पर कुछ नाम नहीं लिखे हैं। सरकार बोली कौन सा नहीं लिखा? मैं बोला सैलरी कहाँ लिखा है? सैलरी नहीं लिखा है। सरकार बोली सैलरी में कैश और एक्रूवल की बात ही नहीं होती है। मैं बोला सैलरी में कैसे होता है? सरकार बोली सैलरी में ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर होता है। मैं बोला ड्यू या रिसिप्ट मतलब? समझ लो आप लोग मेरे पास काम कर रहे हो, ठीक है, पूरा 1 महीना काम किए, तो अगले महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी। हो सकता है पैसा मैं आपको 6 महीने बाद दूं, तो सरकार बोलती है ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तेरी ड्यू अगले महीने हो गई, सैलरी 1 तारीख को हम टैक्स ले लेंगे। मैं बोला अबे इनकम तो दो। सरकार बोली वो भाड़ में जा, हमें टैक्स दे। मैं बोला मेरे को मेरा बॉस ही नहीं दिया पैसा। सरकार बोली वो तेरा पर्सनल इशू है, तू टैक्स दे। समझ आया? इसीलिए सैलरी वाला आदमी सबसे ज्यादा दुखी रहता है। साला इनकम होना हो, ड्यू हो गई, टैक्स देना पड़ जाएगा। समझ आया? इसीलिए कोई भी बोलता है भैया मेरी सैलरी जैसे ड्यू हो तुरंत से तुरंत दे देना, क्योंकि आप दोगे तब तो मैं टैक्स दूंगा, आप नहीं दोगे तो मैं टैक्स कैसे दूंगा? समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा ना दिमाग में? अगला है, एक और चीज यहां पर नहीं दी हुई है, बताओ कौन सा नेक्स्ट? 5 हेड होते हैं ना, 2 का ही नाम लिखा है, तीसरा बताओ कौन सा नहीं लिखा है? सर कैपिटल गेन भी नहीं लिखा है। सरकार बोली कैपिटल गेन में वैसा कुछ नहीं होता है। कैपिटल एसेट में जब कैपिटल गेन में जब आप कैपिटल एसेट बेचोगे तब टैक्स देना है। मैं बोला अच्छा मतलब? सरकार बोली एक बात बता, प्रॉपर्टी क्या कोई लोग रोज दिन खरीदी बेची करते हैं? मैं बोला नहीं भाई, कोई आदमी प्रॉपर्टी रोज दिन खरीदी बेची नहीं करता है। सरकार बोली प्रॉपर्टी जब बेचोगे तब टैक्स है। मैं बोला अच्छा, मेरा घर है 1960 में बना था, आज तक नहीं बेचा है। सरकार बोली हम भी टैक्स नहीं लेते, तू बेचेगा तब टैक्स लेंगे, बेचेगा नहीं तो टैक्स भी नहीं लेंगे। चल, समझ आया? वहां एक्रूवल और कैश बेसिस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो मैं बोला सुनो ना, एक और हेड बच गया, हाउस प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या करें? सरकार बोली गधे, हाउस प्रॉपर्टी का एक बात बता, जब तू किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट करता है तो तेरे को पहले दिन पता होता है कि पूरे साल का कितना रेंट मिलने वाला है? बोला हाँ पता तो होता है। सरकार बोली वेरी गुड, दे दे टैक्स। हेलो, इनकम तो दो। सरकार बोली वो सब तेरा पर्सनल इशू है, टैक्स दे। मैं बोला बीच में भाग गया तो? सरकार बोली वो भी तेरा पर्सनल इशू है, टैक्स दे। अब समझो ना, मैं किसी को अगर 10,000 रुपए में ये रूम किराए पे दूंगा, तो मेरे को तो पता है ना साल के एंड में 1,20,000 आएगा मेरे पास। आधे लोग सोच रहे हो पता है कि नहीं? हाँ, सरकार बोली ला टैक्स दे। समझ आया? ये बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? देखो सर, सैलरी, आईएचपी और कैपिटल गेन। आईएचपी में देखो एक्रूवल बेसिस, क्योंकि मेरे को पहले दिन पता होता है कि साल के एंड तक मेरे पास कितना रेंट आने वाला है। सैलरी में ड्यू या रिसिप्ट, और कैपिटल गेन में तो जब आप ये एसेट बेचोगे सर, हाँ बेचो ही मत, टैक्स ही नहीं लगेगा। आप जिंदगी भर अपने पास सोना रखो, पहने रखो, टैक्स ही नहीं लगेगा। सोना बेचोगे तो टैक्स लगेगा, मत बेचो ना। मैं कब बोल रहा हूँ बेचने, मत बेचो, टैक्स ही नहीं लगेगा सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? सर ये आईसीडीएस होता है। सर ये क्या होता है? ये भी आप लोग छोटे हो नहीं पढ़ोगे सर, फाइनल में पढ़ते हो, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, फाइनल में पढ़ते हैं सर इसको। ये भी एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ये आप अभी नहीं पढ़ते, फाइनल में पढ़ते हैं सब मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, मजेदार है सर। ऐसा कोई आदमी जो अपनी बुक सही नहीं बनाता, ऐसा कोई आदमी जो अपनी इनकम सही नहीं दिखाता, ऐसा कोई आदमी जो सरकार से चीजें छुपाता है, ऐसा कोई आदमी जो रिटर्न फाइल नहीं करता है, ऐसा कोई आदमी जो अपनी रिटर्न में इनकम गलत दिखाता है, सरकार बोली उसके खिलाफ हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं। मैं बोला ये क्या होता है? सरकार बोली आसान भाषा में जितनी इनकम हम बोल देंगे उतनी तेरी इनकम है। मैं बोला भाई ऐसा तो तुम 10 लाख बोल दोगे। सरकार बोली वेरी गुड, तू समझदार है, हम 10 लाख बोलेंगे। मैं बोला मैं तो कोर्ट में केस कर दूंगा। सरकार बोली वो तेरा अधिकार है, जा तू कोर्ट में केस कर और तू प्रूव कर कि तेरी इनकम 10 लाख नहीं है। तू प्रूव तो कर, तू प्रूव करेगा हम मान जाएंगे, तू नहीं प्रूव कर पाएगा तो हम 10 लाख पे टैक्स ले लेंगे। ये सरकार का ब्रह्मास्त्र है, इसलिए सरकार से लगना मत सर, लगना मत।
आप ये मत सोचना कि हम इनकम छुपा लेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर सरकार अपनी आई पे आई ना सर, तो सीधा सीधा बोलेगी आप ये आदमी अच्छा दिख रहा है, इसकी 10 लाख इनकम, ये आदमी शक्ल से ही चोर दिख रहा है, 50 लाख इनकम। उखाड़ लो, फिर जो करना है, जाओ कोर्ट में केस करो, लड़ लो, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, करो ना प्रूफ। फिर आप नहीं प्रूव कर पाए तो जितना उन लोग बोले उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। प्रूव कर लिए तो सरकार बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, जा छोड़ दिया। समझ आया? बैठा दिमाग में? इसके बाद अकाउंटिंग आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब पता है ये वर्ड, ये हम शुरू से पढ़ रहे, बचपन से पढ़ रहे, हर एक आदमी पढ़े। क्या होता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट? अरे नालायक, क्या होता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट? लॉ में पढ़ के आए सब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। बोलो, अभी तो लॉ का पेपर दिए हो, 1 महीना नहीं हुआ है पूरा लॉ का पेपर को। नहीं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वो होता है सर जहां पर आप कोई भी कंपनी या कहीं पर भी 20% वोटिंग राइट्स या 20% ऑफ द प्रॉफिट को आप क्या करते हो, शेयर करते हो, तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। पढ़े हम ये, लॉ में ही पढ़े, फाउंडेशन में। नालायको, तब नालायको, तब एक से एक नालायको, तब पढ़ के आए हो एसोसिएट कंपनी। उसमें नीचे दिया हुआ था 20%। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाद में था, उसमें नहीं था, आगे पीछे पढ़े हैं। हाँ सब भूल गए, सब भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं। कोई पूछे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है सर? सिंपल है, जब भी आपका किसी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हो, या किसी में आपका इंटरेस्ट 20% या उससे ज्यादा हो, तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वर्ड का मतलब है आपकी बातें सुनी जाती है वहां पर। तो अगर वर्धमान सर का अरम इंस्टीट्यूट में 20, मैं आपको बता रहा हूँ, अब याद दिलाता हूँ कैसे। फाउंडेशन में पढ़ाते टाइम ही मैं ऐसे सिखाता था ना, 10% तक हो तो बेनिफिशियल ओनर, 20% या उससे ज्यादा हो तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, 50 से ज्यादा हो जाए तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन। याद करो, ऐसे सिखाता था सर मैं, ठीक है। नालायको, भूल गए हो, भूल गए हो। तो वर्धमान सर का अगर अरम इंस्टीट्यूट में 20% से ज्यादा शेयर है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वर्धमान सर का। वर्धमान सर की बातें सुनी जाएगी सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ये सब होते हैं, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये सब फाइनल में काम आते हैं सर, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी छोड़ो, एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सीखते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा सर। चलो दिमाग खोलते हैं सर। लास्ट टाइम हम टैक्स निकालना सीखे थे और टैक्स निकाले भी थे। वापस एक बार थोड़ा सा याद करते हैं। हमारा स्लैब क्या था सर? 0 से 2,50,000 तक निल, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20, 10 से ऊपर गए 30%। याद है? चलो अब कुछ चीजें लिखते हैं, पहले लिखेंगे फिर निकालेंगे टैक्स। सरचार्ज, प्यार से इसको बोलना अमीरों का टैक्स। सरचार्ज अमीरों पे लगता है, गरीबों पे नहीं लगता। सरकार बोलती है 50 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, 1 करोड़ तक है, तो 10%। 1 करोड़ से ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, और 2 करोड़ तक है, सरकार बोलती है 15%। 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, 25%। 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरकार बोलती है 37% सरचार्ज। मैं बोला सरचार्ज किस पे लगता है? सरकार बोली टैक्स पे। टैक्स मतलब वो 30% जो आप निकालते हो, जितना भी निकालते हो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। ये लिखे सब? लिखो तो बताओ, लिखे? चलो बताओ भाई, वर्धमान सर की इनकम 50 लाख, टैक्स बताओ सर। सरचार्ज तो 50 लाख के ऊपर में लगता है, 50 लाख में तो सरचार्ज ही नहीं है नालायक। 13,125,000 सब निकालो सर। वही 10 लाख में फिक्स है सर, 1,12,500, बचा 40 लाख का 30%। वही तो किए थे लास्ट क्लास, भूल गए क्या नालायकों? अब मुश्किल है,
कैसे निकालेगी? पहले तो तेरे को 10 लाख का सीखना पड़ेगा कि 10 लाख तक कैसे पहुंचे। देखी थी रिकॉर्डिंग, डाला था तुम्हें कब से? जन्मों से। ये भी ऐड नहीं हुई है बैच में है ना, ऐप में जहां पर लेक्चर्स मिलते हैं नहीं है। एक डाला था पूरा एप्पल वालों की आई वर्ष में सबसे बोला उसने एक्सेप्टेड है। बोलो भाई 50 लाख में सबका टैक्स आया पक्का? चलो 51 लाख पे टैक्स निकालो सर। याद रखना इस बार सरचार्ज आएगा 144 मेरे को तो गलत लग रहा है सर। कैसे निकालना है समझ रहे हो सर? पहले तो ये देखो, आप लोग टैक्स निकालना भूल गए। देखो हम कैसे निकालते हैं सर। 51 लाख है सर, 10 लाख पे तो फिक्स है, तो बचा 41 लाख। नालायक, बोल रहा हूं मैं गलत है। पहले 10 लाख में तो फिक्स है 112500, बचा 41 लाख का 30%, कितना आएगा सर? 12 लाख। इसको ऐड किए तो कितना आएगा? प्लस क्या 50 लाख से ऊपर सरचार्ज है? यस। कितना परसेंट? 10%। तो इसमें 10% ऐड करो सर, इसी का 10% निकालना है। हाँ मैंने आपको क्या बोला था, सरचार्ज किसका निकलता है? टैक्स का निकलता है। 1 लाख में जो टैक्स ना 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 ना, चलो सरचार्ज ऐड करो 10%, इसका कितना हुआ? 14 लाख। ये आया सबका बेटा दिमाग में? अब देखो सर, सर 1476750, सर ये दोनों का डिफरेंस निकालो कितना है सर? अब पूरा ध्यान मेरे तरफ, सब पूरा ध्यान मेरे तरफ, नहीं तो आखिरी दिन इसी को निकालना नहीं आता है लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को ये निकालना नहीं आता है। ध्यान देना सर। मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 1 लाख। टैक्स कितना बढ़ा? तो मैं तो अपने क्लाइंट को ये बोलूंगा, भाई तू अपनी इनकम 50 लाख दिखा, 1 लाख छुपा ले, क्योंकि अगर तेरी इनकम 1 लाख बढ़ती तो टैक्स 1,64,000 पड़ता है। सरकार बोली लाओ टैक्स। मैं बोला पागल हो, शक्ल देखियो, नहीं दूंगा मैं टैक्स। 1 लाख की इनकम पे 1,64,000 टैक्स दूं? आप 100% से भी ज्यादा टैक्स लोगे मुझसे, मैं नहीं दे रहा। सरकार बोली नाराज क्यों होता है? एक काम कर, इसमें से 1 लाख को हटा दे, बचा कितना? इतना ही तो तू ज्यादा दे रहा है ना? मैं बोला हाँ इतना ही तो मैं ज्यादा दे रहा हूं। सरकार बोली एक काम कर, ये मत दे। मैं बोला नहीं दूं मतलब? सरकार बोली इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ मतलब सरकार आपको रियायत दी जाए, इतना मत दे। मैं बोला रियायत क्या दी है, एहसान कुछ नहीं किए, आप मेरी ले लियो। सरकार बोली कैसे? मैं बोला 1 लाख रुपए इनकम कमाया और उस पर पूरा 1 लाख, हाँ नहीं 1 लाख रुपए इनकम कमाया और 1 लाख रुपए पूरा तो टैक्स ले लिया आप मेरे से। तो सरकार बोली मैं बोली थी तेरे को 51 कमाने। बोला वाह, ये तो लग गई मेरी। सरकार बोली वेरी स्मार्ट। अब सरकार बोली ये तू 51 लाख टैक्स निकाला है ना, इसमें मार्जिनल रिलीफ माइनस कर ले। माइनस करोगे तो कितना आएगा? समझ आया? प्लस 4% एजुकेशन सेस नहीं दोगे? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, देश का भविष्य नहीं सोचोगे? कितना हो गया? एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, समझ आया? तो आपकी 51 लाख की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 14,69,000। आपको लगता है इंडिया में लोग इतने प्यारे हैं कि 50 लाख की इनकम 51 लाख की इनकम में करीब करीब 15 लाख है, करीब करीब क्या 31,000 गिनोगे, करीब करीब 15 लाख आप टैक्स दे दोगे? आपको लगता है? अब आप घर वालों को जाके ज्ञान दोगे ना, जूता चप्पल उतार के मारेंगे, मैं बता रहा हूँ। बोलेंगे पागल है, फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, जिएंगे क्या? समझ आ रहा है?
और ज्यादा बोले ना आप लोग तो आप ही लोग की गाड़ी, मोबाइल, घड़ी सब कब्जा हो जाएगी उन्हीं। बोलेंगे बचा पैसा तो तू ले जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है? अरे समझ बैठा दिमाग में। बताओ सर 52 लाख में कितना टैक्स है? 52 सेम ऐसे ही निकालना, बस यहाँ 1 की जगह 2 कर देना सर। चार्ज वगैरह जोड़ के बता रहा हूँ ना, गलत है, आंख बंद करके गलत है। अबे गधो 1 मिनट, एक बात बताओ, नहीं कौन है दिमाग वाला? 51 लाख में ये आ रहा है और 52 लाख में ये आ रहा है, सालों कम कैसे होगा इनकम के बाद टैक्स? ये मैं मान लूंगा। अबे खुद मरो तो मरो, कम से कम क्लाइंट को मत मरवा देना, मर जाएगा बेचारा। हाँ पर आप एक बात समझो, क्लाइंट सदमे में चले जाएगा, बोलेगा सर 51 लाख में आप 14,76,000 टैक्स निकालते हो और 52 लाख कमाता हूं तो 13 लाख निकालते हो, सर आप चाहते क्या हो मुझसे जीवन में? क्या मेरी इनकम के साथ टैक्स कम होता है क्या? तो वो बोलेगा भैया एक काम करो, 1 करोड़ ही इनकम दिखा दो, आप 0 कर दोगे टैक्स। सारी बात समझ, ऐसा गलती मत करना। बताओ कितना टैक्स बोले? 15। अच्छा 0। चलो वही कहानी है सर, डिफरेंस बताओ कितना है 52 लाख और 50 लाख की इनकम पे। यहाँ पर लो, चलो 52 लाख वाली यहाँ लिख लेता हूँ, 15,09,750, दोनों में डिफरेंस कितना है? इनकम कितनी बड़ी? 2 लाख। टैक्स कितना बड़ा? बात तो ये है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी कि नहीं? बोलो भाई, मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। क्यों देंगे? इनकम तो आप 2 लाख कमा लियो ना, टैक्स तो कम है ना, गई मार्जिनल रिलीफ। हाँ तो मैं कब बोला? तो कंपेयर करने के लिए 50 लाख है। हाँ उसके नीचे सर चार्ज है ही नहीं। ये सबको समझ आया पक्का? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़े। ले भाई ले, और छोटा कर ले, पूरे टेक्स्ट के साथ फोटो खींच ले, एक मिनट रुक जा, ये ले और अच्छे से सेट कर देता हूँ, ये बाजू वाला हटा के सेट करता हूँ, ले ठीक है। अब हर एक फोटो का 50 रुपए लगेगा, ठीक है। अबे हो, मैं ये सोच रहा था इस सेशन से चालू कर लेता हूँ, जितनी फोटो खींचोगे हर फोटो का 50 रुपए। इतने आलसी काम से निकम्मे और लिखने के नाम पे सबके सब कि हर एक फोटो का नहीं, तो हर एक फोटो का 50 रुपए। मैं बता रहा हूँ क्लास खत्म होते होते एक बच्चे की फीस तो मैं रिकवर कर ही लूंगा, साले को पूरी पूरी रिकवर कर लूंगा, बोथ ग्रुप की रिकवर कर लूंगा, मैं बता रहा हूँ 50 रुपए ले लेके, और पर बच्चा 50 रुपए लूंगा, क्योंकि एक बच्चा भी अगर ग्रुप में खींच के फोटो डाला और एक जन भी खींचा तो भी सबसे 50 लूंगा। ये सिस्टम कर लेता हूँ, मैं अरबपति हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। अच्छा ये जो 50 रुपए ले रहा हूँ मैं, ये मेरी बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, पढ़ा के कोई इनकम नहीं है सर। ठीक है चलो सर बताओ भाई, मान लो मेरी इनकम 1 करोड़, निकालो टैक्स। चलो गलत निकाले ना तो मारूंगा सालों, मेरे पास इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। ओ मैडम 1 करोड़ के 0 तो सही करो, कितने 0 होते हैं 1 करोड़ में? कोई नहीं बोलेगा कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये तो बोल दिया था गनीमत, सुन ली पक्का? अभी ये 1 करोड़ में 7 0 होते हैं, अंडरस्टैंड हरकतें मत करना। नहीं एजुकेशन से तभी जोड़ना ही नहीं, वो तो आखिरी की गल। मेरे को सिर्फ टैक्स बताओ, 1 करोड़ 3093750, ये कैसे आया समझ आया सबको? 1 करोड़ इधर जान दो, जिसको नहीं आया 1 करोड़ उसमें पहले 10 लाख हटा दो, क्योंकि 10 लाख में तो फिक्स है। 90 लाख का 30%, 2,27 लाख प्लस सर 10 लाख का आपने फिक्स निकाला है 11250, वो तो कंफर्म हो गया। समझ आया ना कैसे हुआ?
मेरी, अरे यार अब भी हटाना है क्या? टू व्हीलर आएगा, फोर व्हीलर आएगा? अरे यार चलो फिर मैं 1 मिनट आ रहा हूं, जब तक आप लोग निकालो 1 करोड़ 1 लाख पे भी टैक्स निकालो। बताओ सर कितना है 1 करोड़ 1 लाख पे? 3 2 यही है ना? सबको समझ आया कैसे निकाले अपन? 1 करोड़ 1 लाख, उसमें पहले 10 लाख हटा दो क्योंकि 10 लाख में तो फिक्स हो गया, बचा 91 लाख। 91 लाख का 30% कर लो। समझ आ रहा है? 91 लाख का 30% की है, ठीक, प्लस जो आपने 10 लाख में निकाला, ठीक, दोनों को ऐड करें। फिर हमने बोला सर 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना है? 15% है, तो 15% सरचार्ज ऐड कर दिए। समझ आया ना टैक्स कैसे निकालते? निकालना समझ आ रहा है ना सबको? जैसे ये तरीका है ना वैसे ही निकालते हैं, इसलिए एक बार लिख के बताया ताकि समझ आए आपको कैसे निकल रहा है। क्लियर हुआ ये सबको? पक्का नहीं आया तो पूछ लो। आ गया ना? तो सर डिफरेंस कितना है? 175 125। अब आप लोग समझ गए होगे। सर इनकम कितने से बढ़ी? 1 लाख। सर टैक्स कितने से बढ़ा? तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? कितनी होगी? मार्जिनल रिलीफ, इसको अपन माइनस कर लेंगे यहाँ से। 75125, तो टैक्स कितना आ रहा है फाइनली? समझ आया कैसे हुआ? हाँ वो 4% कर लेंगे, वो 4% बच्चा है, पहले ये सीखना जरूरी है। टैक्स निकला सबसे पक्का? चलो फिर अब अपन अपनी औकात बढ़ाते हैं। चलो भाई निकालो 2 करोड़ पे टैक्स निकालो, निकालो निकालो 2 करोड़ पे टैक्स निकालो सर। अबे बे रुको रुको एक एक करके। 66 84 कैसे आया? समझ आया? 2 करोड़ में पहले 10 लाख हटा दो क्योंकि उसमें तो फिक्स है, बचा 1 करोड़ 90 लाख, उसका 30% करो। फिर जो आपने 10 लाख पे निकाला उसको ऐड कर दो, और फिर हमने बोला था सर 2 करोड़ तक सरचार्ज कितना परसेंट है? 15%। वो तो 2 करोड़ के ऊपर में 25 जाता है। क्लियर है सबको? चलो सर निकालो फिर 2 करोड़ 1 लाख में टैक्स निकालो। इस बार सरचार्ज 25%, ध्यान रखना। 730 सबका आ जाए तो बताना। समझ आ रहा है ना सबको? देखो किसी को नहीं आएगा तो बोलना, टीचर हूँ बाबा नहीं हूँ। वैसे मैं आज सोच रहा था, पता है आज मेरी फाउंडेशन वालों से बातचीत हो रही थी, चाय पे चर्चा हुई तो एक स्टूडेंट ने बोला सर सही बता रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल चालू कर लो। अबे नहीं बे, सीए बाबा। मैं बोला कुछ अच्छा नाम सोचना पड़ेगा। सीए वर्धमान बाबा बहुत बड़ा हो जा रहा है, वो भी अच्छा है, सीए वर्धू बाबा। और मेरे को स्टूडेंट रिकमेंड किया, देखो सर ऐसे फीस चार्ज करना 100 रुपए ये बताने का कि आप पास होंगे कि नहीं, ठीक। सर 200 रुपए इस चीज का कि आप क्या बोलते हैं जो पढ़े हैं जो पेपर दे के आए हैं उसको इवेलुएट करने का। 300 रुपए इस चार्ज का सर कि आपको आगे सीए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बोला ये अच्छा है, मेरे को भी वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं चार्ट बनाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा एक वो गमछा बनाना पड़ेगा सीए वाला, इसमें नहीं रुद्राक्ष नहीं, भगवान को अपन बीच में नहीं लाते, भगवान को क्यों लाएंगे, ये काम में भगवान को नहीं लाना है अपन को। नहीं प्रोफेशनल अपन ऐसे लगेंगे रखेंगे ना, जैसे वो गमछा वमछा में सीए बाबा
ठीक है, और टी शर्ट में सीए बाबा, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं ये, ठीक है, कुछ वैसा सोचना पड़ेगा। नहीं, मेरा मन हो रहा है, मेरा भी मन हो रहा है इंस्टाग्राम में ये वाला तो चालू कर ही देता हूँ, एक पेज सीए वर्धू बाबा। हाँ? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो जो टाइम लगेगा ना तो रिस्पेक्ट देंगे। अच्छा, ठीक है, रुको एक आध स्टूडेंट को पकड़ता हूँ जो प्रोफेशनली पेज बनाए मेरे लिए, मजा आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है, जिसका जितना अच्छा आइडिया उसके लिए फ्री रखेंगे चीजें, जिसका बुरा आइडिया उसके लिए चार्जेबल रहेगा। चलो बताओ यार, डिफरेंस कितना आ रहा है टैक्स का? ये आदमी तो भूखा नंगा हो जाए, उसकी इनकम कितनी बड़ी? 1 लाख है, सॉरी 1 करोड़ लिख देते, 1 लाख, और टैक्स कितना बड़ा है? तो सर कितने की मार्जिनल रिलीफ? बाप रे, 7,80,750 की मार्जिनल रिलीफ, बताओ। सॉरी 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 सॉरी, मैं बाबा वाले सोच में पहुंच गया था, पढ़ाते पढ़ाते बाबा तरफ सोचने लग गया था। चलो चलो बताओ, माइनस करके कितना? पर यार बाबा को तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना, कितना मतलब कितना परसेंटेज आप सही बोल रहे हो, मतलब कितनी करेक्टनेस होगी बात में, ये भी तो बताना पड़ेगा ना बाबा को। एक्यूरेसी डिसाइड करना पड़ेगा, ये बहुत सोचने वाला बात। ठीक है, ये सबको समझ आया सर? आप समझो, इनकम 1 लाख बढ़ी और टैक्स तो देखो सर, लूट दिए एक आदमी को, तो आप समझ आए। इसीलिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। वो 500 रुपए में जो रिटर्न डालते हैं वो ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीकॉम पढ़े हुए रहते हैं, उन्हें घंटा ये सब समझ आता है। तो उन लोग अगर टैक्स भरने जाएंगे आपका, तो आपकी लगा देंगे लंका, फिर आप देना एक्स्ट्रा 6 लाख टैक्स, मेरा क्या दो। ठीक है, चलो सर, थोड़ी और औकात बढ़ाते हैं, बनाओ 5 करोड़ में मेरा टैक्स बताओ सर। 3 नहीं आ रहा था जब से, बताओ 5 करोड़ पे टैक्स। सर 5 करोड़ पे टैक्स अभी भी सरचार्ज 25% है ना? अबे रुको बे, मेरे को भी लिखने दो। बाप रे, 5 करोड़ 1 लाख पे टैक्स बताओ सर, 37% सरचार्ज। हे भगवान भगवान, बनना ही पड़ेगा बाबा। आज मेरे को कौन सवेरे सवेरे फाउंडेशन का एक स्टूडेंट है, एक बाबा के बारे में बताया, भाई 17 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 70 हो जाएगा। मतलब क्या तो बाबा बताया भाई, मेरे को दिखाया, मैं 2 मिनट तक उस बाबा को देख के सदमे में था। बोला ऐसा भी होता है? साला 12th के टॉपर से पूछे, वो भी सदमे में था। रुक जाओ, 20334 बाप रे, 2 करोड़। अबे किसी के घर वाले इतना देते हैं क्या? लाओ भाई, निकालो डिफरेंस, निकालो डिफरेंस। इनकम कितनी बढ़ी? 1 लाख। कितने का मार्जिनल रिलीफ? 17,18,600 का मार्जिनल रिलीफ। बाप रे बाप। और जाओ किसी अनप्रोफेशनल के पास टैक्स पे करवाए, मर जाओगे आप लोग। बोले कितना? 1861। आपको लगता है किसी के घर में 5 करोड़ कमा के 1 करोड़ 80 लाख, 85 लाख, 90 मान लो, 1 करोड़ 90 लाख, क्योंकि 4% भी तो जुड़ेगा ही अभी। अच्छा, इसमें 4% जोड़ो तो जोड़ो, 4% भी तो जोड़ना है, बताओ 4%। 93,
देख लो 1,93 आ गया, क्या लगता है ऑलमोस्ट 2 करोड़, क्या 7 लाख को गिनते हो? इतना तो सीएपी इसलिए लेगा जब आप 5 करोड़ कमा ही रहे हो। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या बोलते हैं, कोई आदमी इतना कमा के 2 करोड़ रुपए टैक्स देता है? अब समझ आया लोग इनकम टैक्स से क्यों भागते हैं? 5 करोड़ की इनकम में तो आदमी मर जाएगा 2 करोड़ टैक्स देके। 40% टैक्स देके। समझ आया? क्लियर हुआ? आज अपन टैक्स का सरचार्ज निकालना सीखे, टैक्स का मार्जिनल रिलीफ निकालना सीखे। आज हम बेसिकली टैक्स निकालना सीखे, बेसिक टैक्स निकालना सीखे। नेक्स्ट क्लास के बाद आप अपने घर वालों का बैठ के टैक्स निकाल सकते हो, नेक्स्ट क्लास के बाद, क्योंकि अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मुझे बताना है, जैसे कि रिबेट वगैरह है, कुछ चीजें बतानी है मेरे को। उसके बाद आप अपने घर वालों का टैक्स निकाल सकते हो। फिर घर वालों से इनकम पूछना, उनका टैक्स निकालना और फिर बोलना देख लो आप लोग चोर हो। अब इस केस में मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो किसी के घर में 5 करोड़ 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसका टैक्स आप लोगों ने निकाला 1 करोड़ 93 लाख होता है। अब मान लो उसके घर में टैक्स नहीं पे करते हैं, या पे करते हैं तो कम पे करते हैं, तो बोलना मैं तो कंप्लेन कर दूंगा। मैं कंप्लेन किया तो मेरे को 10% तो मिल जाएगा, मतलब 19 लाख तो पहले ही मेरे जेब में। ठीक है, राउंड फिगर 20 मान लो, 20 लाख तो मेरे जेब में, ठीक है। बट प्रोवाइडेड ये 20 लाख मिलने के बाद आप घर से बाहर हो जाओ, प्रॉपर्टी से बाहर हो जाओगे, एक फूटी कौड़ी हिस्सा भी नहीं मिलेगा, तो सोच समझ के हरकतें करना सर, ठीक है। आई बात समझ? अरे समझ आया सबको? ये मार्जिनल रिलीफ निकालना सीखे, बिलीव करो ये नहीं निकाल पाते हैं लोग। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट लोगों के लिए, लोग इसको निकाल ही नहीं पाते। आपको ऐसा क्या रॉकेट साइंस लगा जो अपन नहीं निकाल पाए, बताओ? ऐसा क्या लगा जो बाप रे बाप अपन ऐसा है जो निकाल ही नहीं सकते? बट बिलीव मी, ये स्टूडेंट नहीं निकाल पाते। बहुत सारे स्टूडेंट है जो परेशान है कि मार्जिनल रिलीफ नहीं निकलती उनसे, जबकि आराम से निकलती है। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, हड़बड़ाने वाली बात ही नहीं है, आराम से निकल जाती है। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? ठीक, तो आज मैं यहीं पर रुक रहा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के छोटे मोटे टॉपिक्स और बचे हैं वो कवर करें, हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके जी, और किसी को कुछ? चलो बाय बाय।